बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, हम सीएनएस से पढ़ रहे हैं और आज हम उसका जो है वो सेक्शन चैप्टर 5 और स्पेशल कोर्स वो देखेंगे और सेक्शन 45 टू 51 इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से करेंगे। मैं आपको एक बात जो कहना चाहता था वो ये है कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इसी तरह आप अपना इंडेक्स साथ के साथ बना रहे होंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके पास जो है वो अपडेटेड बेर एक्ट होगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके पास उर्दू में भी बेर एक्ट होगा कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आई आप वो उर्दू को कंसल्ट कर लें। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता तो उसका प्रिंट निकलवा लें, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। तो हम शुरू करते हैं। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके सेक्शन 45 से 51 तक है। गौर करें, चैप्टर 5 और 45 से 51 तक, और है किसके बारे में? स्पेशल कोड के बारे में। ठीक है, तो स्कीम को बैठाएं ज़हन में। तो सेक्शन 45 क्या कहता है जी? Then the special court established under this act shall have exclusive jurisdiction to try an offence cognizable under this act. Very simple, वो ये कह रहा है कि जो ऑफेंसेस इस सीएनएसए में लिखे हैं वो स्पेशल कोड जो है वो डील करेगा। अब वो स्पेशल कोड कौन सी? अच्छा, अब गौर करें, आपको नहीं याद, मुझे याद है स्पेशल कोड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। किसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? उसमें डेफिनेशन क्लॉज में। अच्छा, एक टिप मैंने आपको बताया, अगर लैपटॉप सामने हो, कोई आपने डायरेक्ट किसी चीज़ को ढूंढना हो तो आप ये देखें, स्पेशल कोड लिखें और यहाँ पे ये देखें स्पेशल कोड की डेफिनेशन आ गई। तो स्पेशल कोड मीन दी स्पेशल कोड एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 46 आर एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द स्पेशल कोड। तो ये स्पेशल कोड की जो थी डेफिनेशन थी कि जो है वो क्या हो? स्पेशल कोड हो या वो कोड जिसको स्पेशल कोड की पावर दी गई हो। तो इस वक्त जो आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है कि अभी वो स्पेशल कोर्स नहीं बनी, और जो रूटीन की कोर्स हैं, सेशन कोर्स, वही मेरा ख्याल है कि वो ये वाले मैटर जो हैं वो मजिस्ट्रेरियल और वो कोर्स जो हैं वो इसको देख रही हैं। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अब हम पढ़ते हैं जी स्पेशल कोड की डेफिनेशन के बाद अब हम चलते हैं, जुरिडिक्शन हमने पढ़ लिया। उसके बाद सेक्शन 46 है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड। द फेडरल गवर्नमेंट एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एस्टैब्लिश एज मेनी स्पेशल कोड as is considered necessary and appoint a judge for each of such courts। एंड फिर फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, या फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो इतनी ही स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करेंगी और उसके जज अपॉइंट करेंगी हर कोर्ट के लिए जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। इट शैल स्पेसिफाई द प्लेस ऑफ सिटिंग, और वो कोर्ट कहाँ बैठेगी ये उस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होगा। एंड द टेरिटोरियल लिमिट्स विच, और फिर उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स भी उसी नोटिफिकेशन में लिखी होगी कि वो किस एक डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के हद तक वो स्पेशल कोर्ट जो है वो अपनी पावर जो है उसको क्या कर सकेगी? एक्सरसाइज कर सकेगी। ठीक है, देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। द स्पेशल कोर्ट्स की 2 क्लासेस होंगी। एक स्पेशल कोर्ट हैविंग द पावर टू ट्राई ऑल ऑफेंसेस, एक वो कोर्ट होगी जो कोई भी ऑफेंस ट्राई कर सकेगी। एंड द स्पेशल कोर्ट हैविंग द पावर टू ट्राई ऑफेंस पनिशेबल, और एक वो कोर्ट होगी जो अप टू 2 ईयर। अब ये 2 ईयर को हाईलाइट करें, ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है। और ईयर्स का मैंने कहा था कि सर्च का ऑप्शन लगा के ईयर्स का, तो जो पनिशमेंट में लिखी है ना वो ईयर्स वो छोड़ के आगे जहाँ जहाँ ईयर आया है उसका उन ईयर्स का आप पकड़ के तो 2 मिनट के अंदर एक टेबल जो है वो आप बना छोड़ें। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होगा? हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, 2 कोर्स आ गई। या तो बेसिकली ये एक जो स्पेशल कोर्ट है वो इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट है, और दूसरी नीचे वाली है वो इक्विवेलेंट टू एक तरह से मजिस्ट्रियल कोर्ट है छोटे ऑफेंसेस के लिए। अब सब सेक्शन 3 है, इसमें स्पेशल कोर्ट के जज की जो है वो बताई हुई है क्या? वो बताई हुई है
qualification. No person shall be appointed as a judge of special court referring unless has been a session judge or an additional session judge. कि जो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज है वही बन सकता है जज उसका, या सब सेक्शन 2 के लिए जो था जो 2 साल तक सुन सकता है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सब सेक्शन 4 है, अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ स्पेशल आफ्टर कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस इन विच द स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश। और वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी कौन होगी, वो कौन होगी, वो जो है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसकी कंसल्टेशन के साथ जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा। ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। The federal government main consultation with chief justice have confer the power of special court in any session judge, additional session judge and any magistrate of first class। और फिर वो जो जज अपॉइंट होगा उसके ऊपर जो पावर कंफर की जाएंगी वो कौन करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सेक्शन 45 जो है वो जुरिडिक्शन की बात करता है कि जो ट्राई करने की जुरिडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसकी होगी, स्पेशल कोर्ट की होगी। और सेक्शन 46 बताता है कि वो कोर्ट्स जो है वो यानी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाएंगी और उसमें जज अपॉइंट किए जाएंगे। सब सेक्शन 2 कहता है वो जो कोर्ट्स होंगी वो 2 किस्म की होंगी, एक छोटी कोर्ट होगी जो कि 2 साल तक के ऑफेंस सुनेगी, और एक वो होगी जो बड़ी कोर्ट होगी जो सारे ऑफेंस सुनेंगे। उसके बाद जो है वो तीसरा जो है वो कहता है कि जो जज अपॉइंट होगा उसका जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कम से कम सेशन या एडिशनल सेशन जज का बंदा होना चाहिए। अच्छा, यानी सेशन जज तो वो हो गया, लेकिन उस पे सेशन जज की जो पावर कंफर होनी है वो सब सेक्शन 5 में होनी, ठीक है। उसके बाद 4 में क्या है कि अपॉइंट कैसे होगा कि वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करके तो फिर उस स्पेशल कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। और उसके बाद वो वही कि सब सेक्शन 5 कहता है उस पर पावर्स कंफर की जा सकती हैं। अब सेक्शन 47 है, वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हियर इन आफ्टर रेफर टू द कोड इंक्लूडिंग प्रोविजन रिलेटिंग टू द कंफर्मेशन ऑफ द डेथ शैल अप्लाई टू द ट्रायल एंड अपील बिफोर स्पेशल कोर्ट। लो जी 47 ने ये बात भी क्लियर कर दी कि वो ये कहता है कि जो CRPC है वो ट्रायल के हवाले से और अपील के हवाले से उसी की प्रोविजन जो है वो क्या करेंगी, अप्लाई करेंगी। अच्छा, सेक्शन 48 बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पूछ सकता है कि अपील कौन से सेक्शन के तहत है, तो वो 48 सेक्शन है, ठीक है। An appeal against the order of special court comprising a session judge or additional session judge shall lie to the high court and shall be heard by a bench of not less than 2 judges। लो जी कि स्पेशल कोर्ट का जो भी फैसला होगा, चाहे वो कन्विक्ट करे चाहे वो करे, तो उसके अगेंस्ट जो सेशन या एडिशनल सेशन जज वाली स्पेशल कोर्ट होगी उसका फैसला हाई कोर्ट सुनेगा, और उसमें भी DB होगी, और वो नॉट लेस देन 2 जजेस, कम से कम 2 जजेस होंगे जो वो अपील सुनेंगे। एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट कंप्राइजिंग an appeal against the order of special court comprising a judicial magistrate shall lie to the special comprising session judge or additional session judge। और जो मजिस्ट्रेट लेवल की स्पेशल कोर्ट होगी उसके अगेंस्ट जो अपील होगी वो सेशन जज सुनेगा, ठीक है। ये ट्रायल की बात हो रही है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ केसेस where more special courts than one are established within the territorial jurisdiction of high court, the high court may by order in writing transfer a case at any stage from one special court to another special court in accordance with section A of section of the code of CRPC as if the special court were a court of session। लो जी, ये जो वो क्या कहते हैं सेक्शन 48 है, वो कहता है कि अगर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स हैं और ठीक है, तो फिर जो हाई कोर्ट है वो उसकी पावर होगी कि वो एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट को क्या करे, केस को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, ठीक है। हाई कोर्ट की पावर होगी, ठीक है। तो ये आपको वो कंफ्यूज कर सकता है सेशन जज की पावर है या हाई कोर्ट की। तो जब हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में 2 के कोर्ट्स हैं तो फिर उनमें जो केस ट्रांसफर होना है वो बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट होना है, ठीक है।
On the establishment of special court under section 47, in all cases where the sentence of an offence is 2 years or less shall stand transferred respective commonwealth comprising union first and all other cases। वो कह रहे हैं जिस दिन कोर्ट्स बन जाएगी उस दिन जो केसेस मसलन सेशन जजेस के पास होंगे वो स्पेशल कोर्ट और सेशन जज चले जाएंगे, और जो केसेस मजिस्ट्रेरियल लेवल के होंगे वो स्पेशल जज और मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, notwithstanding any remand may be granted by nearest special court comprising a judicial magistrate of first class। और जो रिमांड है वो जो भी नियरेस्ट स्पेशल कोर्ट होगी ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो ग्रांट करेगी। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक ये स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनी, तो लिहाजा ये जो CNSA के केसेस हैं ये जो रूटीन की जो कोर्ट्स हैं वही सुन रही हैं। ठीक है, और उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर द फेडरल गवर्नमेंट मे अपॉइंट ए पर्सन हु इज एन एडवोकेट ऑफ कोर्ट टू बी ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑन सेटलमेंट कंडीशन मे बी बाय इट एंड पर्सन सो शैल बी competent to conduct proceeding under this act before a special court and if so directed by the court to withdraw such proceeding। ले जी, अब देखें ना, आपको पता है एक प्रोसिक्यूटर भी होता है। ठीक है, तो उन्होंने वो मसला भी हल कर दिया कि उन स्पेशल कोर्ट्स में जो प्रोसिक्यूटर होगा उसको स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहेंगे और उसको फेडरल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी, जो कि उसकी क्वालिफिकेशन जो होगी वो क्या होगी कि वो एक हाई कोर्ट का जो है वो एडवोकेट जो है वो होगा। ठीक है, और वो वैसी प्रोसीडिंग करेगा बिफोर द जैसा कि उसको डायरेक्ट किया गया है, और अगर उसको डायरेक्ट किया गया हो तो वो विड्रॉ भी कर सकेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज साथ में उर्दू है, उर्दू में पढ़ लें इसको। ठीक है, where a special court appointed if for any reason temporarily unable to conduct them before the special court, the proceeding shall be conducted by such person and may be authorized in this behalf by the special court। ठीक है, अगर वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है तो फिर वो बंदा प्रोसीडिंग करेगा जिसको स्पेशल कोर्ट कहेगा प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 51 है, नो बेल टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन ये bail shall not be granted to an accused person charged with an offence under this act or under any other law where the offence is punishable with death। ठीक है, तो ये क्या कहता है जी, बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड टू अक्यूज पर्सन विद एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और अंदर, यानी जहाँ पे उसने जो ऑफेंस जो है वो किया है पनिशेबल विद डेथ, तो फिर उसको जो अपील जो है वो एज ए जनरल रूल जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, in the case of other offensive punishment, bail shall not be normally granted unless the court is of the opinion that it is a fit case for grant of bail and against security of a substantial amount। ठीक है, और बाकी जो है यानी पनिशेबल डेथ के अलावा जो ऑफेंसेस हैं उसमें बेल जो है वो कोर्ट दे सकेगी, लेकिन वो भी जो है वो कोर्ट सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो जमानत पे उसको जो है वो दी जाएगी, वो सिक्योरिटी के साथ उसको बेल दी जाएगी। तो बहुत इजी था, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया, अदरवाइज मैं आपको कह सकता था कि भाई खुद पढ़ें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।